हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा, एडवोकेट। लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी एक मिशन है मेरा, मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स का, मेरे दोस्तों का। दोस्तों, आज हम इस मिशन में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को देखेंगे। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, आज जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें 50% केसेस फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे बेस्ड है। दोस्तों, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एज ए डिफेंस काउंसिल और एज ए काउंसिल ऑफ प्रोसिक्यूशन आप कैसे एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे, मेरी एक कोशिश है दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, बीएनएस एक्ट आने से पहले सेक्शन 375 and section 90 was relevant, but after passing of BNS Act, section 69 is relevant. फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस कैसे आईपीसी में डील होते थे और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस कैसे बीएनएस एक्ट में डील होते थे, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। सेक्शन 375 दोस्तों रेप की एक डेफिनेशन है। सेक्शन 375 कहता है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही ए बी सी डी, 4 क्राइटेरिया हैं जो इसके एक्टस रियस को बताते हैं कि कौन सा सेक्सुअल इंटरकोर्स और किस तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी विल कंसिडर्ड एज एन एक्टस रियस फॉर रेप। उसके बाद वो बोलता है अंडर द सर्कमस्टांस फॉलोइंग एनी ऑफ दिस 7 डिस्क्रिप्शन। उसके बाद 7 डिस्क्रिप्शंस बताए गए हैं कि जिसमें यह देखा जाएगा कि एक्टस रियस और मेंस रिया मिलाकर यह रेप होता है। 7 कंडीशन जो है, फर्स्टली अगेंस्ट हर विल, सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, सिक्सथली और सेवेंथली। आप पढ़ सकते हो बेरैक से दोस्तों। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको सेक्शन 375 के बेरैक पे, आईपीसी के बेरैक में मिल जाएगी दोस्तों। अब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए हमें 2 प्रोविजंस रेलेवेंट हैं, वो है सेकेंडली ऑफ सेक्शन 375 ऑफ 7 क्राइटेरिया। उसमें जो सेकेंडली है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच सेज विदाउट हर कंसेंट। दूसरी चीज दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन 2। वो कहता है कंसेंट मींस अ अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉलंटरी एग्रीमेंट। वॉलंटरी एग्रीमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट्स ने बड़े अच्छे से सेक्शन 90 को यूज करके डिफाइन करने की कोशिश की है। दोस्तों, सेक्शन 90 जैसा मैंने आपको बताया कि 375 के साथ आईपीसी की सेक्शन 90 को भी हमें देखना है दोस्तों। सेक्शन 90 क्या है? कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 90 कहता है दोस्तों अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन by a person under the fear of injury or under the misconception of fact, and if the person doing the act knows or has a reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। इसके 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, दूसरा दोस्तों अ पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, अक्यूज को पता है और हैज अ रीजन टू बिलीव, उसे रीजन उसको हैज अ रीजन टू बिलीव, उसको पता है कि कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, कि विक्टिम का कंसेंट उसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे मिला है। दोस्तों, मैं आप सबको इसके बाद प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताना चाहता हूं, क्योंकि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को
हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे पूरे देश के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हर तरीके से डिफाइन किया, लेकिन प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिए लाने की कोशिश की है। पहला, द प्रॉमिस ऑफ मैरिज मस्ट हैव बीन अ फॉल्स प्रॉमिस। मैंने किसी से फॉल्स प्रॉमिस किया कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वेदर दैट फॉल्स प्रॉमिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप और नॉट, ये मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों। Given in a bad faith and with no intention of being adhered to at the time when it was given. हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार में कहा कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज मस्ट हैव बीन अ फॉल्स प्रॉमिस गिवन इन बैड फेथ एंड विथ नो इंटेंशन ऑफ बीइंग अडहर्ड टू एट द टाइम व्हेन इट वाज गिवन। मैंने जब प्रॉमिस दी, मुझे यह बात पता था कि मुझे ये बात फ्यूचर में नहीं करनी है। ये फर्स्ट पार्ट कहता है। सेकंड पार्ट कहता है अ फॉल्स प्रॉमिस मस्ट बी ऑफ इमीडिएट रेलेवेंस। वर्ड क्या है दोस्तों? इमीडिएट रेलेवेंस। मैंने वो प्रॉमिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए दी थी विद आइडिया कि मैं ये जब प्रॉमिस दूंगा तो मैं विक्टिम के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाऊंगा और बियर अ डायरेक्ट नेक्सस टू द वुमन डिसीजन टू एंगेज इन अ सेक्सुअल एक्ट। या फिर मुझे यह बात पता था कि मैं जब ये प्रॉमिस दूंगा तो ये फीमेल मान जाएगी फॉर एंगेजिंग इन अ सेक्सुअल एक्ट। दोस्तों, प्रमोद सूर्यभान पवार की जजमेंट हमें ये 2 चीज बताती है। अब हम सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस एक्ट को देखेंगे। दोस्तों, सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस एक्ट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सेक्शन 69 बीएनएस एक्ट से पहले हम सेक्शन 375 और सेक्शन 90 और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स को देखकर यह लाते थे कि वेदर दिस ऑफेंस इज अ रेप और नॉट। बट बीएनएस एक्ट ने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को एक अलग सा ऑफेंस बनाया और कहा कि ये दिस ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस अमाउंटिंग टू रेप बट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस जिसकी इंप्रिजनमेंट 10 साल के लिए है। सेक्शन 69 कहता क्या है दोस्त? Whoever by deceitful means, पहली मेंसरिया है deceitful mean, or by making promise to marry to a woman। दूसरा क्या है? or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same। दूसरा है or by making promise to marry a woman without the intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her। उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punishable with an imprisonment of 10 years with fine। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट, ये भी एक मेंसरिया है, और फॉल्स प्रॉमिस टू एम्प्लॉयर और प्रमोशन, ये अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, ये एक नई चीज है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, प्रमोद सूर्यभान पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे 69 में, मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस दोनों सेम है। खाली एक चीज आई, वहां पर रेप था, यहां नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। सो देयर आर 2 डिस्टिंक्शन दैट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स previously on the false promise of marriage was an offense amounting to rape
But now it is not rape, but an offense under section 69 of BNS Act. दोस्तों, सेक्शन 69 की मेंस रिया क्या है? जैसा कि दोस्तों, एज अ क्रिमिनल लॉयर हम सब जानते हैं, टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम देयर आर टू थिंग्स रिक्वायर्ड. One is actus reus, another is mens rea. Actus non facit reus nisi mensit rea. दोस्तों, सेक्शन 69 में पहला चीज मैंने जैसा कि कहा था, deceitful means is the mens rea. So when you are a counsel or a defense, you should know that what are the mens rea, because actus reus is sexual intercourse. So there are two things the prosecution is required to prove. One is actus reus, that is sexual intercourse, and the second is mens rea. So what are the mens rea under section 69? First, deceitful means. Second, making promise to marry without any intention of fulfilling the same is the second criteria. And third is marrying by suppressing identity. There are three criteria of mens rea, which is required under section 69 of BNS Act. मेरा कहना है, इंपॉर्टेंट फैक्टर को मैं कैटेगराइज करके बताता हूं दोस्तों. टू एस्टैब्लिश द केस, द प्रोसिक्यूटर मस्ट हैव टू शो दैट द अक्यूज्ड सिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज नॉट हैविंग एन इंटेंशन टू मैरी. जब अक्यूज्ड ने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किया था, और उस फीमेल को, उस विक्टिम को, उसके कंसेंट को लेने के लिए फॉर दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, एंड देयरफॉर हिज इंटेंशन वाज नॉट टू फुलफिल, वाज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. दोस्तों, सेकंड, कंसेंट वाज गिवन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस. उस विक्टिम ने जो कंसेंट दिया था, वो इसी विश्वास से दिया था कि जो आदमी मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसने मुझसे एक वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं. अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होती है, तो वो आता है सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस एक्ट. डिसेप्शन मस्ट बी इंटेंशनल. सो डिसेप्शन क्या होनी चाहिए? इंटेंशनल होनी चाहिए. अब दोस्तों, डिसेप्शन, सॉरी दोस्तों, यहां मैंने डिसेप्शन वर्ड लिखना भूल गया था. इंटेंशनल. आगे दोस्तों, मैंने कोशिश की है दोस्तों, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की. ये डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज विद द मेंस रिया will be covered under section 69 of BNS Act as an offense, or under section 375 of IPC as an offense. Now, breach of marriage, breach of promise to marry, sorry, दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है? No genuine intent to marry from the beginning. उस इंसान की शुरू से इंटेंशन नहीं थी क्या कि मैं मैरी करूंगा. ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में क्या है? जेन्युइन इंटेंट टू इनिशियली बट लेटर चेंज ड्यू टू सम सर्कमस्टांस. मैं आज बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सर्कमस्टांस है जहां पर मैं किसी से सीरियसली प्यार करता हूं और मैं उसे शादी करना चाहता हूं. मैंने प्रॉमिस भी किया मैरिज करूंगा, बट लेटर ऑन कोई ऐसा सर्कमस्टांस आया जो मुझे उस समय नहीं पता था, जब मैंने उससे वादा किया था, उसके बाद मुझे पता चला, तो वो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में आएगा, फॉल्स प्रॉमिस में नहीं आएगा. एज अ डिफेंस काउंसल, वी शुड ऑलवेज नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज and breach of promise to marry when we are doing the case related to section 69 of BNS Act. दोस्तों, सेकंड कहा, made to exploit sexually, emotionally and financially.
मैंने जो फॉल्स प्रॉमिस दिया था वो क्यों दिया था? टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द फीमेल। फॉर व्हाट? फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों? मेड इन गुड फेथ। मैंने सच्चे दिल से बोला था मैं तुमसे शादी करूं। बाद में मैंने किसी सरकमस्टांस, जो मुझे उस समय नहीं पता था, इसके कारण मैंने उसको रिवोक किया। देयर कैन बी 1000 सरकमस्टांस। सो व्हेन यू आर अ डिफेंस काउंसिल, आप अपने अक्यूज से पूछिए कि क्या, कैसे, क्यों, एक एक बात पूछिए। मुकदमा आता है उस समय स्ट्रैटेजी बनती है। ऐसा नहीं होता है कि मुकदमा आज आया, पूरा ट्रायल कर लिया और फाइनल आर्गुमेंट के समय हम रिसर्च कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या बनाए। आप अपना जब भी मुकदमा आए, सेक्शन 69 से रिलेटेड या कोई भी मुकदमा, तो पहले आप सोचिए इन दो ऐसे डिफेंस काउंसिल कि मुझे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरिज स्टैब्लिश करना होगा, और एज ए काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूट्रिक्स आपको क्या प्रूफ करना है? फॉल्स प्रॉमिस। की इसकी तो शुरू से इच्छा ही नहीं थी शादी करने की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिकल चीज पे ज्यादा जोर देंगे, इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने इनिशियल सेक्शन 375 पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि पूरा तो आप बेरक में पढ़ लोगे दोस्तों। इसीलिए मैंने जो अपनी नेक्स्ट पीपीटी बनाई है वो बनाया है रेलेवेंट स्ट्रैटेजी फॉर बेल ट्रायल ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 376 और सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस एक्ट। मैंने एक कोशिश की है कि आपके सामने स्ट्रैटेजी को रखूं। देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा है इंटेंशन एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस, genuine intention to marry as a for a defense counsel, and it was live from the beginning for prosecution or a counsel for victim. एक चीज आपको पहले बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम यू रिक्वायर टू थिंग्स, actus reus and mens rea. As a counsel for the both side, first thing which both side is required to prove as a counsel for the victim or prosecution, that sexual intercourse, actus reus. दूसरा क्या है? मेंस रिया। मेंस रिया मान लो प्रोसिक्यूशन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रूव करने के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, तब ये कैटेगरी को मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया कि आपकी स्ट्रैटेजी फिर क्या होनी चाहिए। पहला, जैसा कि मैंने बताया, इंटेंशन एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। जब मैंने बोला कि मैं आपके साथ शादी करूं, उस समय मेरी इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन अच्छी होगी तो डिफेंस काउंसिल अपने क्लाइंट को एक्विट करा देगा। अगर इंटेंशन खराब होगी, जो प्रोसिक्यूशन अगर प्रूफ कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों? आपका क्लाइंट जेल चला जाएगा। इसीलिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। सेकंड, मैंने बताया दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप। अ क्विक विड्रॉल ऑफ प्रॉमिस सजेस्ट अ पॉसिबल फ्रॉड, एंड अ लॉन्ग रिलेशनशिप विथ लेटर चेंज may suggest a breach. एक आदमी के बीच में रिलेशनशिप, आज प्रॉमिस किया, कल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, 5 दिन बाद उसने छोड़ दिया, 7 दिन बाद छोड़ दिया, 10 दिन बाद छोड़ दिया, तो कोई भी रीजनेबल आदमी क्या समझेगा? हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू ड्यूप दिस फीमेल। बट अगर एक लॉन्ग रिलेशनशिप है, दोनों डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलती है, दोनों केवल, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो दोनों सच में एक दूसरे से रेस्पेक्ट करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। तो ये बहुत रेलिवेंट है दोस्तों। तीसरा, एज गैप बिटवीन दी पार्टीज। कभी कभी एज गैप भी सजेस्टिव होता है। प्रोसिक्यूट्रिक्स का एज 18 साल है, आदमी का एज 50 साल है। सो इट directly or indirectly gives an inference that the intention or the mens rea was not right. चौथा दोस्तों, मैरिज प्लानिंग, एंगेजमेंट, फैमिली मीटिंग प्रूफ सिंसियरिटी एंड जेन्युइन इंटेंट। हमने शादी करनी थी अक्टूबर में,
फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कभी कभी लड़के और लड़की की इंगेजमेंट हो जाती है, उन दोनों की इंगेजमेंट के बाद शादी का वेन्यू भी बुक हो जाता है, डेट भी फिक्स हो जाती है। इनके बीच में अगर उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो कहीं कहीं पर ये एज ए डिफेंस काउंसिल आप ले सकते हो कि द इंटेंशन वाज नॉट टू ब्रीच, बट देयर आर सर्टेन अदर सर्कमस्टांस which I came to know subsequently, which has a material bearance for my decision as to whether I should marry or no. चौथा दोस्त, accused has a valid reason for backing out. accused के पास एक valid reason है कि मैं क्यों बैक कर रहा हूं। इनवैलिड रीजन से नहीं चलेगा, आपके पास क्या वैलिड रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब इस एक प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया, बाद में आपको यह पता चला कि शी इज हैविंग रिलेशनशिप विद 10 अदर पर्संस, तो व्हेन द प्रोसिक्यूट्रिक्स फाइल अ केस अगेंस्ट यू इन रिलेशन टू सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस और 375, तो आप बता सकते हो कि साहब ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये वीडियो है, ये फोटोग्राफ है, ये होटल के कागज है, जिससे मुझे ये पता चला कि prosecutrix was having relationship with 10 persons, or prosecutrix was having relationship with me and other persons also, and that was the reason मेरा conscience allow नहीं किया, मैं मैरिज नहीं करना चाहता। मैं, हाँ साहब, मैंने उस समय कहा था कि मैं शादी करूंगा, and I was assuming prosecution has proved the case, जैसा कि मैंने बताया सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया है, तब ये सब डिफेंस आती है। Why? Because first the prosecution has to prove that there was a sexual intercourse between the parties. पांचवा दोस्तों, was the withdrawal sudden after sexual intercourse or it was due to some other circumstance? जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि मैंने आज तो बोला कि मैं तो शादी करूंगा, 5 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, छठे दिन मैंने बोला अब हमारा ब्रेकअप हो गया। देखो सर दोस्तों, अंडर हिंदू लॉ शादी को बहुत पवित्र माना जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में आज भी शादी एक बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन है। और जब पवित्र इंस्टीट्यूशन है तो इस पवित्रता को आप अपने कोई डिजायर को फुलफिल करने के लिए नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो दोस्तों। छठा, कंसिस्टेंट स्टैंड ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एंड इनकंसिस्टेंसी शोज डिसऑनेस्ट मोटिव। अक्यूज का रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट स्टैंड और अक्यूज का इनकंसिस्टेंट स्टैंड कि मैं आ रहा हूं 2 घंटे में, बाद में पता चले कि भाई साहब अक्यूज साहब तो कहीं और है, कहीं दोस्तों के बीच में जाता है, तो ये बोलने का करेज नहीं रखता है कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग विथ मी इज माई वाइफ इन फ्यूचर। तो करता है दोस्तों उसकी इंटेंशन। Education of both the parties to understand legal and social implication of marriage promise. Sometimes education also plays an important role. Why? Because ऑलरेडी पढ़ा लिखा तो उसे पता है consequences. वो ज्यादा मैच्योरिटी से किसी डिसीजन को लेगा दोस्तों। छठा, text, chats, emails, friends as witness, the same will have the material bearance. जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहूं, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूं, तो उसने तुम्हें गाली बका, ये कहा वो कहा कि आई विल नॉट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें ऐसा फंसाऊंगी। तो दिस टाइप ऑफ मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, लड़ाई, कोई भी चीज जिससे ये एस्टैब्लिश होता है कि तुम्हारे पास एक ऐसे डिफेंस काउंसिल और आपके क्लाइंट के पास एक वैलिड रीजन है कि जो प्रॉमिस उसने किया था वो प्रॉमिस वो आज क्यों नहीं फुलफिल कर सकता है। द अक्यूज्ड मैरिटल स्टेटस एट द टाइम ऑफ प्रॉमिस। अगर अक्यूज ऑलरेडी मैरिड है तो क्या वो प्रॉमिस कर सकता है? आंसर इज नो। तो जिस दिन वो प्रॉमिस कर रहा है वो क्या कर रहा है? फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है। तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्टर है। हाँ, ऐसे डिफेंस काउंसिल अक्यूज ने अगर ऐसे कहा
कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूं और एज ए डिफेंस काउंसिल आपने इसको स्टैब्लिश कर दिया कि अक्यूज बिफोर मेकिंग द प्रॉमिस हैज स्टेटेड कि आई एम ऑलरेडी मैरिड बट आई विल मैरी यू is also a circumstance which does not satisfy the ingredient of section 69 because consequences पता होना चाहिए क्योंकि immediate relevance क्या थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा any previous case of cheating rape etc is also एक अक्यूज का एंटीसीडेंट उसके कंडक्ट को बताता है अगर उस अक्यूज का एंटीसीडेंट ये है कि पहले भी उसने 5 फीमेल्स के साथ ऐसा किया है तो कचहरी में आप प्रोसिक्यूशन को और कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अक्यूज ऑलरेडी मैरिड है 3 के साथ ऐसे झांसा कर रहा है प्रोसिक्यूशन को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है एविडेंस ऑफ साइमल्टेनियस रिलेशनशिप विद अदर पार्टीज जैसा कि मैंने बताया इस पॉइंट और इस पॉइंट को अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि अगर पता चल जाए कि उसके 5 के साथ ऐसे रिलेशनशिप और हैं 5 में 4 को यही बात वो बोल रखा है तो कोई भी आदमी समझे कि ये इसकी मनसा किसी से भी शादी करने की नहीं फैमिली अवेयरनेस एंड अप्रूवल ऑफ रिलेशनशिप दोनों परिवार को पता है दोनों एक दूसरे का बर्थडे में आते हैं ये सब भी कभी कभी रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि हम ऐसे प्रोसिक्यूशन साइड क्या प्रूफ करना चाहेंगे कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और एज अक्यूज साइड क्या प्रूफ करना चाहेंगे breach of promise which is not dishonest step taken towards the marriage preparation कि हमने क्या शादी जो प्रॉमिस की थी बाद में हमारी रिलेशनशिप थी हमने क्या क्या स्टेप्स लिया हम शादी करेंगे दोस्तों रीजन प्रोवाइडेड फॉर द रिलेशनशिप टर्मिनेशन when you are a defense counsel when you are making your strategy then you should have a sound strategy. You should have a sound reason to show before the court. When you give this suggestion, when you bring an evidence before the court, कि क्या रीजन था कि मैंने रिलेशनशिप को टर्मिनेट किया मेरी इंटेंशन गलत नहीं है देखो दोस्तों ये तो मैंने कैटेगरी बताई उसके बाद देखो दोस्तों कुछ रेलिवेंट फैक्टर्स है जब आप एक एफआईआर को देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में लिखा है अकरेंस ऑफ ऑफेंस आपको यह पता करना है कि मान लो 2020 में इंसिडेंट्स को 2020 के इंसिडेंट्स को कंप्लेनेंट बताती है अपने एफआईआर में और एफआईआर 2025 में करती है तो यह भी एक रेलेवेंट फैक्टर हो जाता है कि 5 साल तक तुमने कुछ नहीं किया एक प्राइमा फेसाई ओपिनियन बाद में आप एविडेंस लाओ दोनों साइड से एविडेंस आ सकते हैं दोस्तों लेकिन बिलेटेड लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर गिव्स अ प्राइमा फेसाई व्यू दैट इट इज अ केस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन सो अकरेंस समटाइम्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टाइम ऑफ एफआईआर विच इज मैंने बताया जैसा कि अभी आपको बताया दोस्तों एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब चार्जशीट फाइल होती है तो प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस कोर्ट के सामने लाया वो सारा मटेरियल है जैसा कि फॉर एग्जांपल मेडिकल ऑफ अक्यूज फॉर एग्जांपल कि मेडिकल ऑफ अक्यूज एंड मेडिकल ऑफ विक्टिम और प्रोसिक्यूटर्स मान लो अक्यूज पोटेंट ही नहीं है इट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड मान लो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उससे इन्फ्रेंस आती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं था इट कैन ऑल्सो बी ए ग्राउंड तब ये सब अदर ग्राउंड तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ग्राउंड सबसे प्राइम हो जाएगा आपका क्योंकि एक्टर्स रियस भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है दोस्तों प्रोसिक्यूशन जब चार्जशीट फाइल करती है उसने क्या एविडेंस कलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल विक्टिम कहती है कि एक्स प्लेस पे ऑफेंस हुआ
और प्रोसिक्यूशन ने साइड प्लान जो फाइल की वहां से वाई प्लेस दिखता है, तो इट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड टू आर्ग्यू। टेक्स्ट मैसेजेस, सारा चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये मेरी एक कोशिश थी आपके सामने कॉन्साइज वे में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किस तरह से सेक्शन 69 के केसेस को डिस्कस करें। दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहना, लर्न लॉ बियॉन्ड थ्योरी।